अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए एक न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, हमने थोड़ा सा तरक्की कर लिया, एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। आज जो टॉपिक है या सॉरी चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पंजाब बुक। और क्लास में कौन सी है जी? हमारी 9th क्लास है जी। बायो का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। क्या नाम है इसका? बायोडाइवर्सिटी। तो हमेशा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक का नाम होता है उसके बारे में अगर कुछ चीज़ डिस्कस करने वाली है तो उसको डिस्कस करेंगे और फिर क्या करते हैं जी, आगे जाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है जी? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा जी, तो बायोडाइवर्सिटी मैंने पहले कभी नाम ही नहीं सुना। ठीक है, तो अब मुझे कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नाम को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं जी? स्प्लिट करते हैं ताकि इजीली क्या किया जा सके, जिसको समझा जा सके। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है जी इसमें? बायो। और दूसरा क्या है? डाइवर्सिटी। ऐसा है नहीं है? बायोडाइवर्सिटी, ये कोई दो वर्ड्स है। ठीक है, अब आपको क्या किया जाए कि पता है, आपको पहले पता है कि बायो का मतलब लाइफ है। ठीक है, बायो का क्या मतलब है जी? लाइफ। और डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वेराइटी। वेराइटी का क्या मतलब है कि वेराइटी कहते हो ना, इकसाम। ठीक है, वैरायटी की आप ये समझ लो कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, अब प्रॉपर उर्दू का वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको इकसाम समझ लो। डिफरेंट वैरायटी है आपके पास। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो कपड़ों की दुकान में अक्सर चले जाएं तो क्या कहते हैं? ये वैरायटी के कपड़े, वैरायटीज़ हैं कपड़ों की। मतलब कि मुख्तलिफ जो है ना करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डिफरेंट कपड़े हैं। इसी तरह यहाँ पर ये जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट क्या है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब इसको आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे जी? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इकोसिस्टम। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर या किसी एरिया के अंदर, कोई एक एरिया मान लो और वहां पर जो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे जी? फलां एरिया की बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, या फलां इकोसिस्टम के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, फलां जो आपके पास कोई जगह ले लो, वहाँ पर क्या है जी? इतने 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 जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, तो आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई? क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया इन एन इकोसिस्टम। किसी जगह पर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको आप क्या कहते हो जी? बायोडाइवर्सिटी कहते हो। ठीक है, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये जो है नहीं, खांसी बहुत सख्त लगी हुई है तो माइंड मत कीजिएगा। अब ये जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है, ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही है? ये कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स तो लाजमी होंगे ना कि एक जगह होती है वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक जगह है वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम है। ठीक है, वहां पर लाइफ बहुत कम है। जैसे आप यहाँ किसी जगह को ले लो और जो है डेजर्ट को ले लो। डेजर्ट में क्यों लाइफ कम है? डेजर्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कम है? और यहाँ पर दूसरे जो नॉर्मल एरियाज है वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है? कुछ चीज़ें तो डिपेंड कर रही है ना, कुछ चीज़ें होंगी जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रही है। कि अगर वो चीज़ें वहाँ पर हैं तो वहाँ पर अगर वो उनको फेयर या उनको जो है ना मुनासिब वो चीज़ें लग रही हैं तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी जी? होगी। अगर मुनासिब नहीं लग रही है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अच्छा, वो चीज़ें कौन सी हैं जी? क्लाइमेट, आबो हवा। अगर किसी एरिया की आबो हवा जो है वो फॉर एग्जांपल सख्त है, मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर प्लांट कम होंगे, जहाँ पर प्लांट कम होंगे वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स हैं या आपके पास जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कम होंगे। ठीक है, तो ये क्लाइमेट अगर सख्त है आपके पास तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। और जहाँ पर ये नॉर्मल है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है जी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का ये मतलब है कि सतह समंदर से कितनी हाइट पे रह रहे हैं, कितनी हाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं जी? ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो उस बेस के ऊपर भी आपके पास बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है कि सतह समंदर जो है वहाँ पर
जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि जो समंदर के करीब जगह है वहाँ पर वो जगह हेलोफाइट्स होंगे। वहाँ पर कौन रह रहे होंगे जी? हेलोफाइट्स, मतलब कि जो नमकीन जगह पे जो प्लांट्स रहते हैं, जहाँ की जो लैंड है वहाँ पर नमक ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है कम है। जितना आप एल्टीट्यूड पे जाते रहोगे वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो वो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्रीज आता रहेगा। और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। पहाड़ों पे क्या होगी जी? बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। तो ये एल्टीट्यूड भी दूसरा आपके पास क्या है जी? फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। फिर आपके पास जो तीसरा है वो क्या है जी? सॉइल टाइप। सॉइल की टाइप कि सॉइल कैसी है, ठीक है। क्योंकि आप जहन में हमेशा ये याद रखें कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, ठीक है, अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी की सारी जो दुनिया को आप दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स दिख रहे हैं, हम हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब के ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जी? प्लांट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं कनेक्शन प्लांट्स के साथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट को हटा देते हैं, इस दुनिया से प्लांट को हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर इंसान, हम मतलब कि रिलेशन बताते हैं जी, इंसान के बारे में बताते हैं कि इंसान क्या, किस तरह की जिंदा क्या रह सकता है प्लांट के अलावा या नहीं रह सकता। अब इस दुनिया के अंदर से अगर प्लांट को हटा दिया जाए, ठीक है, अब इंसान क्या खाएगा? इंसान तो या तो सब्जी खाता है, ठीक है, या फिर क्या खाता है जी? गोश्त खाता है, ऐसा ही है। या फिर मतलब कि दालें, वही प्लांट्स के अंदर आ गया, या आपके पास वो प्लांट से फूड लेता है या एनिमल से लेता है। हमने प्लांट को हटा दिया। जब प्लांट को हटा दिया तो हम जो है वो जो गोश्त खाते हैं वो कहाँ से आएगा? जैसे कि अगर गोश्त हम बकरी का खाते हैं, या फिर आप क्या खाते हो जी? दुम्बे का खाते हैं, या गाय का, या भैंस का। अब वो भैंस किसके ऊपर चढ़ते हैं? वो भैंस क्या खाएगी आपके पास? वो तो प्लांट खाती है। अगर प्लांट खत्म हो गए तो वो भैंस से भी खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म हो गया तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। अब ये जो सारा का सारा जो डिपेंडेंस है ये किसके ऊपर है? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? सॉइल टाइप के ऊपर। किस चीज के ऊपर जी? सॉइल की टाइप के ऊपर। अगर तो जमीन जरखेज है, फर्टाइल है, ठीक है, वहां पर जो प्लांट है वो ज्यादा उगेंगे। अगर सॉइल क्या है? फर्टाइल है। अगर इनफर्टाइल है तो वहां पर प्लांट नहीं उगेंगे। अगर प्लांट नहीं उगेंगे तो वहां पर लाइफ नहीं होगी। इसके एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं कि डेजर्ट्स हैं, वहां पर प्लांट्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ बहुत कम है। वहां पर आपको एनिमल्स कुछ गिने चुने मिलेंगे, जैसे ये क्या कहते हैं, एक स्नेक है, कौन सा स्नेक है, नाम उसका निकल गया मेरे ध्यान से। और कुछ जो है वो किट फॉक्स है, ठीक है, वो रह रही है वहां पर। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब कि वहां पर रह रहे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से रह रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सॉइल जो है वो जरखेज होगी, फर्टाइल होगी, वहाँ पर जो है ना डिफरेंट किस्म की श्रब्स निकलेंगे, हर्ब्स निकलेंगी, प्लांट्स निकलेंगे। वहाँ पर जो है ना, फिर वहाँ पर प्लांट जब निकलेंगे वहाँ पर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये फ्लाइज वगैरह आएंगे। जब ये आएंगे तो वहाँ पर जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। वहाँ पर जो है ना जो है वहाँ पर लाइफ जो है वो क्या होती जाएगी जी? आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगी वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉइल टाइप जो है वो भी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देखें, तीन चीज़ें हैं, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और एल्टीट्यूड। ये तीनों चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है बायोडाइवर्सिटी। अगर इन तीनों चीज़ों के अंदर गड़बड़ आ गई तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी गड़बड़ आएगी, क्योंकि डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है। अगर क्लाइमेट हार्ड है, जैसे डेजर्ट्स के अंदर क्लाइमेट हार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी कम है, आपको गिने चुने चीज़ें नजर आएंगी। अगर एल्टीट्यूड पे चले, जो एल्टीट्यूड पे भी ये हिसाब है, अगर पहाड़ों के सतह समंदर के करीब है तो वहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होंगे। कराची में देखें कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत कम प्लांट्स होते हैं। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड के ऊपर आते जाएंगे, माउंटेन्स के करीब, माउंटेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर लाइफ भी, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। और थर्ड है सॉइल टाइप। ये जो सॉइल टाइप है, अगर मट्टी जरखेज है तो ठीक है, वहाँ पर प्लांट्स उगेंगे, वहाँ पर प्लांट्स उगेंगे तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आएगी। अगर सॉइल टाइप जो है वो इनफर्टाइल है तो फिर वहाँ पर काम क्या होगा जी? थोड़ा बहुत ख़राब होगा, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। तो अभी तक क्या आप लोगों को पढ़ा दिया है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप जो आपके पास डेफिनेशन है वो क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन। फिर डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सॉइल टाइप, आपके पास सॉइल टाइप के ऊपर, फिर आपके पास एल्टीट्यूड है, और फिर क्लाइमेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पर ये दी हुई है कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो हाई होती है, ठीक है। ये जो आपके पास मैथ में आपने पढ़ा होगा ये साइन, ठीक है, तो ये जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है वो क्या बताता है कि वहाँ पर वो क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो है ये किस चीज़ का बता रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है पोलर ट्रॉपिकल रीजन के, ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर क्या होगा जी आपके पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। क्योंकि वहाँ पर सॉइल टाइप है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, वहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो बराबर है, मतलब कि वहाँ पर वो फेयर है। जो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है जी, फेयर है। पोलर रीजन आपको पता है पोल्स के ऊपर क्या है जी, क्लाइमेट थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जब ठंडा होगा तो वहाँ पर क्या होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरेगा। जब टेम्परेचर गिरेगा क्लाइमेट के अंदर जो है ना वो चेंज आ जाएगा। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो डायरेक्ट चेंज करते हैं, किसके ऊपर इफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जब क्लाइमेट चेंज होगा पोलर रीजन के अंदर, क्योंकि पोल्स के ऊपर आपको पता है सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, जहाँ पर सनलाइट कम पहुंचती है तो वहाँ पर आपके पास प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट नहीं होगी, जब प्लांट नहीं होंगे तो कोई एनिमल नहीं होगा, जब एनिमल नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, ठीक है। अब जो पोलर रीजन है आपको पता है वहाँ पर कुछ गिने चुने जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, इसी तरह पोलर मेरा ख्याल है चीता टाइगर है। पोलर टाइगर जो आपने मेरा ख्याल है वाइट कलर का होता है, हाँ वो है। और कुछ आपके पास पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स वो वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए जो है ना वो जो है वो कोल्ड एरिया जो है वो क्या होता है फेयर होता है, ठीक है, उनके लिए वहाँ पर रहना पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये एग्जांपल आपके पास आ गया कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है जी, ज़्यादा होती है, और पोलर रीजन में कम होती है। फिर इंपॉर्टेंस, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस दुनिया के अंदर। इनकी इंपॉर्टेंस है कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब इकोसिस्टम के अंदर आप देखें कि इस दुनिया के अंदर हम चलो नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तीन चीज़ें हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है जी, 78%, कार्बन 0.03%, और ये है जी 21%। अब देखिए जब से दुनिया बनी है और अब तक ये जो इनकी इकोसिस्टम के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है ये सेम है, कांस्टेंट है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइकिल्स के थ्रू क्या होती है जी, एक प्रॉपर साइकिल के अंदर क्या होते हैं जो घूमते हैं ये चीज़ें, गैसेस। अभी जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं इनको कौन कराता है, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कराते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, या फिर ऑक्सीजन की है, ठीक है। ये कौन कराते हैं? ऑक्सीजन की साइकिल नहीं है, ऑक्सीजन जो है आपके पास जो फोटोसिंथेसिस के अंदर बनती है, तो ये वहाँ पर कैसे बनती है, ये प्लांट्स के अंदर बनती है, और प्लांट्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अब इनमें इनको तीनों को निकाल दो, इन तीनों को ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गई तो ऑक्सीजन ख़त्म, इंसान ख़त्म, नाइट्रोजन ख़त्म तो इंसान की बॉडी भी ख़त्म, कार्बन ख़त्म तो आपके पास क्या होगा जी, फिर भी बॉडी मुमकिन नहीं है, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो आप खाओगे क्या, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल है जो इकोसिस्टम, ये किस वजह से है, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से। बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दो तो क्या होगा, सारी की सारी जो ये आपके पास इकोसिस्टम है ये अनस्टेबल हो जाएगी और फिर आखिर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है जी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जी क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट की रेगुलेशन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड एल्गी, ठीक है। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी जी एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होगी, तो क्लाइमेटिक क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्लाइमेटिक क्या आएगा जी, चेंज आएगा। अब जब क्लाइमेटिक चेंज आएगा, अब जब क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो उससे फिर क्या होगा, वही फ़र्क, ये जो क्लाइमेटिक चेंज जब आएगा तो आपको पता है कि ये क्या है, एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या होता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं कौन, प्लांट्स और एल्गी। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है ये बरकरार रहेगा, इसकी रेगुलेशन होती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो ये आपको पता है कि क्या, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेटिक चेंज आएगा, क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो फिर ये आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या होगी जी, ये यहाँ पर नहीं रह सकेंगी, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल है ये क्या हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है जी, नेचुरल रिसोर्स है।
इसके ज़रिए आपके पास ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी से आते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। हम खाना कहाँ से लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। हम मेडिसिन कहाँ से लेते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। कुछ ही गिनी चुनी मेडिसिन है जो सिंथेटिक है, वो सिंथेटिक जो है वो कुछ हैं, और सारी की सारी हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं, ठीक है। और शेल्टर, घर जो बनाते हैं, ये कहाँ से है? ठीक है, घर जो बनता है ये कहाँ से आता है? ठीक है, ये भी आपके पास क्या, बायोडाइवर्सिटी की वजह से बनता है, ठीक है। और फिर फ्यूल है, जो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हो, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, डीजल कर रहे हो, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये भी बायोडाइवर्सिटी के फॉसल फ्यूल, जब आपको फॉसल फ्यूल जो मैंने पहले पढ़ाया था पैलेंटोलॉजी के अंदर कि हम फॉसल के अंदर फॉसल के बारे में स्टडी करते हैं, तो फॉसल क्या हो जाते हैं जब उनके ऊपर बरसों गुजर जाते हैं, तो क्या होता है फिर आपके पास क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन रिसोर्सेज के अंदर, या तो वहाँ गैस के अंदर या फिर पेट्रोल के अंदर या फिर डीजल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है जी इकोनॉमिकल सपोर्ट। अब इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलती है। इकोनॉमिक आपको पता है क्या है जी? पैसा। पैसा मिलता है। कैसे पैसा मिलता है? एग्रीकल्चर क्या करते हो जी? बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट को आप क्या करते हो? प्लांट को क्रॉप जो है, क्रॉप भी प्लांट ही है, उसको जब आप क्या करते हो? उसकी फार्मिंग करते हो, तो फिर उससे क्या होता है? उससे आप पैसा आपको मिलता है, जो आप आटा, जिससे आटा बनता है, बेसन बनता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? इकोनॉमिकल आपको सपोर्ट दे रही हैं, और ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी कर रही है। इकोनॉमिकल सपोर्ट कौन दे रहा है जी? बायोडाइवर्सिटी दे रही है। फिर है जी फार्मिंग। फार्मिंग के ज़रिए आप फार्मिंग या फिर या एनिमल की फार्मिंग कर रहे हो, या फिर हवा है बहुत तेज़ बाहर, ठीक है, या फिर आप फार्मिंग कर रहे हो किस चीज़ की? प्लांट्स की कर रहे हो या एनिमल्स की, तो उस वो भी आपको क्या करते हैं जी? पैसे के अंदर पैसा उससे मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ़िश फार्मिंग कर रहे हो, तो ठंड के अंदर क्या होगा जी? मछलियाँ आप जब खाते हो तो पैसा किसको जाता है? दुकानदार को, दुकानदार से सप्लायर को, ठीक है, और सप्लायर से जो फार्मिंग कर रहा है उसको जाता है, ठीक है। तो ये जो पैसे भी इससे बनता है। फिर टूरिज्म, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी जितनी हाई होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा खूबसूरती होगी, ठीक है, खूबसूरती किस वजह से होती है? खूबसूरती होती है प्लांट्स की वजह से, ठीक है। जब खूबसूरती ज़्यादा होगी, और प्लांट क्या बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, प्लांट ज़्यादा होंगे जहाँ पर आपके पास बागात वगैरह होंगे, तो वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो फिर आपके मुल्क को क्या होगा? इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह जो ज़ू है, वहाँ पर भी क्या है जी? ज़ू के अंदर भी जो देखने आते हैं एनिमल्स को, तो उससे क्या होता है? उससे भी इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? इकोनॉमिकल सपोर्ट। तो ये आपके पास 4-5 इंपॉर्टेंस है, और भी इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, लाजमी नहीं है यही 4 हैं। ये सबसे पहली है जी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, फिर है क्लाइमेटिक रेगुलेशन, फिर है जी नेचुरल रिसोर्स, और फिर है इकोनॉमिकल सपोर्ट। अब जो नेक्स्ट है वो है जी क्लासिफिकेशन। क्या है जी क्लासिफिकेशन? व्हाट, सबसे पहले डिफाइन करो कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, क्लासेस बनाना। क्लासिफिकेशन अगर आप इसके नाम को देखें तो क्या है जी? क्लासेस बनाना। क्या बनाना जी? क्लासेस बनाना। क्लासिफिकेशन क्या है जी? क्लासेस बनाना। डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्या करना कि डिवाइड कर देना किसी, मतलब कि एक जमघट्टा है उसको किस में कर देना जी? डिवाइड, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, अगर क्लासेस ना बनाई जाए, बल्कि वो आगे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब इनको क्या करना? बस क्लासेस बना देना, ठीक है, ग्रुप्स बना देना। भाई आप इस ग्रुप के मेंबर हो, आप उस ग्रुप के मेंबर हो, ठीक है। अब देखें, इतनी ज़्यादा जब वक्त के साथ साथ डिस्कवरीज होने लगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो एक टाइम आया कि ये कितने डिस्कवर हो गए जी? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। कितने? सॉरी 20 नहीं, 20 लाख, 2 मिलियन। 2 मिलियन में से 1.5 एनिमल और 0.5 क्या है जी? प्लांट्स, जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और अब भी डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है। अब ये जो है इन 20 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है। क्या है जी? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। अब इंसान क्या है? एक स्पीशी है। होमो सैपियंस क्या है? एक स्पीशी है। और ये कितने? 8 अरब है। अब इनको 8 अरब नहीं मानेंगे, इनको एक स्पीशी मानेंगे। क्या मानेंगे? एक स्पीशी। तो इस तरह कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता, डॉग है, ये एक स्पीशी है। बिल्ली है, एक स्पीशी है। शेर है, एक स्पीशी है। तो ये जो स्पीशीज हैं, इस तरह आप जब गिन रहे हो तो कितनी? 20 लैक्स है। 20 लाख, अगर 20 लाख हैं तो क्या है जी? उनमें से 1.5 15 लाख एनिमल्स हैं और 5 लाख प्लांट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है यार? क्यों किया जा रहा है कि आप इनको क्लासिफाई कर रहे हो? अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसको थोड़ी सी एग्जांपल जो भी मैंने आपको ऊपर कहा है कि मैं आगे बताता हूँ, वो ये है कि एक स्कूल मान लो, उस स्कूल के अंदर जो है ना 9th 8th 7th 6 5 4 मतलब कि
प्ले ग्रुप से लेके 12th तक, FSC तक सारे बच्चे मिक्स हैं। क्या है? मिक्स है। और क्या कहा जाए जी, इनको पढ़ाओ, क्या करो, इनको पढ़ाओ, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको पढ़ाना, होगा नहीं होगा, उनको पढ़ाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या उनको स्टडी करना कि ये बच्चा कैसा है, ये लायक है नालायक है, मतलब कि सीरियस है या नॉन सीरियस है, शरारती है या शरीफ है, उनको स्टडी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या किया जाता है, उसको फिर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्ले ग्रुप से लेके सेकेंड ईयर की क्लास तक क्या होता है जी, एक प्रॉपर क्लासेस उनको दी जाती है, ग्रुप्स दिए जाते हैं। फिर आप क्या देखो, ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गए, फिर उनको सब ग्रुप में भी डाला जाता है। अब सेक्शन A, B, C के नाम के ऊपर 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, मतलब कि ये किस बेस पे है, किस बेस पे इनको किया कि जी पढ़ाई के बेस पे, कि कौन कितना सीरियस है, कौन जो है ना अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, तो उसको A में, फिर B में, फिर C में, इस तरह इनको क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया। क्या किया गया जी, इस तरह इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इनका एम क्या है कि इनको ताकि आसानी से पढ़ाया जा सके, आसानी से इनको जो है समझा जा सके, ठीक है, ताकि आसानी से इनको क्या टीचर जो है ना खामोशी से इनको पढ़ाए। वो तो स्कूल है। अब एनिमल्स को क्यों ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासीफाई किया गया, इनको इसलिए क्लासीफाई किया गया है कि जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज होने लगी, अब जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या हो गया थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब एक एक बच्चे को स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है, इसको या सॉरी एक एक बच्चे को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप उनको पूरी क्लास को एक जगह जमा करके और एक दफ़ा ही पढ़ा दो तो सबको समझ आ जाएगी, ऐसा है नहीं है। इसी तरह आप एक ही ऑर्गेनिज्म को बार बार स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया कि इनको क्लासीफाई कर दिया अपनी, किसके लिए जी, किसके लिए इनको क्लासीफाई किया, वो देखते हैं कि एम्स क्या थे इनके एम्स ये थे कि टू स्टडी ईजिली, इनको आसानी से स्टडी किया जा सके, इनके अंदर कौन से आपके पास ऑर्गन्स हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से सेल हैं, कौन सा आपके पास इनकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है, समझ गए। फिर 2 सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब 2 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे हम इंसान है और हमारा जो साथ का ग्रुप है वो क्या है, बंदर जिन्हें कहते हैं। हमारे अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है और हमारे अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ये समझने के लिए क्लासिफिकेशन मस्ट थी। फिर टू नो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि एवोल्यूशन इर्तिका को कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंज है। एवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर चेंज आ जाना और न्यू स्पीशीज़ के अंदर डिवाइड हो जाना, वो एवोल्यूशन है। तो हमने जानना है कि हमारे जो प्रीमेट्स थे अबव अजदाद थे, वो आगे कौन थे और वो उनकी आगे औलादें कौन कौन सी है। जैसे कहा जाता है साइंस की रूह से कि इंसान बंदर से बना है। अब बंदर और इंसान, इन दोनों के जो पीछे आपके पास वो थे, इंसिस्टर थे, प्रीमेट्स थे, वो कौन थे। तो ये जो है ना, ये जानने के लिए भी इनको क्या किया जाए, क्या किया जाता है कि इनको डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फिर आपके पास उसकी वो डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर आगे उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है और क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ठीक है। बैक कैमरा इसलिए गया था, देख रहा था वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टॉपिक को तकरीबन समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 था बायोडाइवर्सिटी क्या है जी, थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। वैरायटी ऑफ लिविंग, जो दुनिया के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा जी, फिर डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड के ऊपर और सॉइल टाइप के ऊपर, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस क्या जी, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है, ठीक है, क्लाइमेटिक रेगुलेशन है, नेचुरल रिसोर्स है और इकोनॉमिकल सपोर्ट है। और फिर क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। कितने मिलियंस है जी, 2 मिलियन आपके पास क्या है जी, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से फिर 1.5 के हैं जी एनिमल्स हैं और 0.5 के हैं जी प्लांट्स हैं। अब वही पहले की तरह, हमेशा की तरह देखते हैं कि आइदर कोई जब क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। तो वो कौन सी टर्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इकोसिस्टम।
मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस फॉर द प्लैनेट एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। कि ये देखो ह्यूमंस के लिए और प्लैनेट अर्थ के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी है कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस दो हैं। देखो जो ह्यूमंस के लिए है वो तो ये है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए आप क्या करोगे, जब एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पर ह्यूमंस लिखोगे और फिर नीचे जो है ना इनके बारे में कि फूड, मेडिसिन, शेल्टर और फ्यूल जो है हम कहाँ से लेते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी से। और ये जो है ये दोनों, ये जो दो है ना, ये 3 और 4 ये ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो नंबर 1 और नंबर 2 है, ठीक है, मोटू पतलू में जो नंबर 1 और नंबर 2 होता है वो नहीं, ये वाला नंबर 1 और नंबर 2। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है ये क्या है, ये आपके लिए क्या है जी, फॉर प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट के लिए। ये किसके लिए जी, प्लैनेट अर्थ के लिए ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर नीचे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन है कि डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो उसके अंदर भी आप यही लिखोगे। वहाँ पर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना है। जब डिटेल में पूछा जाइए, जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने बताया है कि डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, कि कैसे ये इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फिर इंपॉर्टेंस सारी की सारी डिटेल में क्या है जी, नाइट्रोजन साइकिल क्या है जी, ना कार्बन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन कैसे जो है ना वो एक जो है ना मेंटेन रहती है उसकी कंसंट्रेशन, फिर क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल रिसोर्स, सारा कहानी आपने क्या करनी है जी इसके अंदर करनी है। तो आज हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को यहीं पर क्या कर देते हैं जी, समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल जो है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले एक चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट कर दे। कोई चीज़ समझ नहीं आती या किसी चीज़ के बारे में आपने और समझना है तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, ठीक है। चाहे वो आपको केमिस्ट्री की समझ नहीं आती या फिज़िक्स की नहीं आती या मैथ की नहीं आती, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करें जी फ़लाँ चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं जी, कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में उसका आंसर दे देंगे। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें। अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर मेरे इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ भी समझ आ रही है तो एक छोटा सा लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी क्या करेंगे जी, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम क्या रहें जी, मोटिवेटेड रहें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल।